भाई मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने अपना बिजनेस 1 अप्रैल 2019 को शुरू किया। और ना मैं अपना बिजनेस जो है वो 30 सितंबर 2019 को खत्म कर दूंगा। अरे सर, गोइंग कंसर्न माने सर आप लॉन्ग रन में अपना बिजनेस नहीं चला रहे, आप गोइंग कंसर्न कर रहे हो क्या? मतलब आप लॉन्ग रन में अपना बिजनेस नहीं चलाओगे, आप कोई टेम्परेरी बिजनेस कर रहे हो क्या? क्या आप टेम्परेरी व्यापारी हो? क्या आप फुल फ्लेजेड लॉन्ग टर्म के व्यापारी नहीं हो? क्या आप छोटे समय के व्यापारी हो? हाँ भाई हाँ, मेरा नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि मैं छोटे समय का व्यापारी हूं, मैं ना लंबे समय का व्यापारी नहीं हूं। मेरे तो प्रोजेक्ट चलते हैं, प्रोजेक्ट छोटे छोटे प्रोजेक्ट। मैं उस प्रोजेक्ट में जाता हूं, अपना काम करता हूं और वहां से निकल लेता हूं। तो मेरे छोटे छोटे प्रोजेक्ट चलते हैं और आज इस देश में, कल किसी और देश में, परसों किसी और देश में। मेरा तो यही चलता है भाई, मैं कभी भी एक देश में फिक्स नहीं रहता, मैं अलग अलग देशों में काम करता रहता हूं। सर ऐसा क्या बिजनेस है आपका, बताओ जरा। अरे भाई मेरा बिजनेस है, मैं ना शिप्स का बिजनेस करता हूं, शिप्स चलती है मेरी। तो मैं जो इंडिविजुअल हूं, मैं बैठता हूं यूएस में, मेरी अपनी शिप्स हैं। नेचुरल सी बात है भाई, जब आपकी अपनी शिप्स होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके अपने ट्रक्स होते हैं, वैसे मेरी अपनी शिप्स हैं। अगर मेरी अपनी शिप्स हैं तो ये शिप्स, मैं यूएस से इंस्ट्रक्शन देता हूं कि अरे शिप सुनो, ज़रा तुम जाओ मॉरिशस, हमारा एक क्लाइंट है वहां पर, उसका सामान उठाओ और सामान को डिलीवर कर दो इंडिया, और सामान को डिलीवर करने के बाद इंडिया तुम जाना ज़रा छोटे समय के लिए श्रीलंका, श्रीलंका से सामान उठाना और श्रीलंका से सामान को डिलीवर कर देना चाइना। भाई ये कोई छोटे मोटे ट्रांसपोर्टेशन तो है नहीं, शिपमेंट तो है नहीं, ये हैं बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन, बड़े बड़े शिपमेंट, जहाँ पर कि आपको एक एक शिपमेंट में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी समय लगता है और बहुत सारी आपको चाहिए होती है सुविधाएं एक एक शिपमेंट पे रुकने के लिए। तो भाई आपको पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, आप इंडिया पे जाओगे फिर पेट्रोल भरवाओगे, हो सकता है श्रीलंका पे जाओ फिर पेट्रोल भरवाओ, चाइना में जाओ फिर पेट्रोल भरवाओ, चाइना के बाद आपको जाना है यूएस। ठीक है सर, ठीक है, चाइना के बाद आपको कहाँ जाना है? यूएस। तो इस तरह अगर मेरा शिपिंग का बिजनेस है भाई, और मेरा जो शिपिंग का बिजनेस है ना, वो इंडिया में मैं किस टेन्योर पे रहूंगा? भाई शिपिंग बिजनेस में तो इतने लंबे टेन्योर की भी जरूरत नहीं होती। शिपिंग बिजनेस में पता है एक शिप का ऑन एन एवरेज टेन्योर कितना रहता है? 1 मई 2019 से 7 मई 2019, एक हफ्ते तक शिप जो है वो इंडिया के शोर्स पे खड़ी रहेगी पेट्रोल रिफ्यूल करने के लिए, और अपने माल को अनलोड करने के लिए, नया माल लोड करने के लिए, ये सारे काम करने के लिए वो एक हफ्ते पोर्ट पे खड़ी रहेगी और एक हफ्ते बाद ये शिप इंडिया को छोड़ के चली जाएगी। तो यहाँ तो एक ही हफ्ते की बात हो गई। अब सपोज मेट्रो हमने एक बाहर की पार्टी से बनवाई, जो इंडिया में मेट्रो चलती हैं वो हमने जापान के एक ऑर्गेनाइजेशन से बनवाई, और जापान के उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा, सुनो जापान के ऑर्गेनाइजेशन, तुमको जब भी हमें जरूरत हो तब भाई अपने टेक्नीशियन भेजने पड़ेंगे इंडिया, और हमें आफ्टर सेल सर्विसेज देनी पड़ेंगी। वो टेक्नीशियंस हमारे मेट्रो रेल में अगर कोई प्रॉब्लम है, हमारे मेट्रो रेल में अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही है, वो उसको ठीक करने का काम करेंगे। जो जापान के मेट्रो कॉरपोरेशन के लोग थे, उन्होंने कहा ठीक है सर हम भेज देंगे। तो भाई हो सकता है वहां के लोग कितने समय तक इंडिया में रहें? बहुत कम समय तक इंडिया में रहें। यहां तो मैंने सिर्फ एक हफ्ते का मार्जिन लेके चला था भाई, इस केस में थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, 1 अप्रैल 2019 से 30 सितंबर 2019। इस दौरान वो लोग बड़े छोटे समय तक इंडिया में रहें और फिर दोबारा कब आए इस चीज की कोई गारंटी नहीं। ये शिप कब दोबारा इंडिया में आए इस चीज की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जब ऑर्डर होगा तब दोबारा आएंगे, हो सकता है ना भी आए, क्वाइट पॉसिबल। चलो एक एग्जांपल और लो। एग्जांपल है भाई, इंडिया में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिस फेस्टिवल का नाम है दशहरा, और दशहरे के साथ एक और बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है दुर्गा पूजा। अब भाई दशहरा और दुर्गा पूजा में ना बड़े बड़े पंडाल सजते हैं, बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं, बहुत बड़े इंतजाम करे जाते हैं। रामलीला होती है दशहरे के दौरान, और दुर्गा पूजा में दुर्गा
माँ की वंदना होती है, तो उसके दौरान बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं 10 दिन के लिए, और उन टेंट में खाना पीना कुछ और सामान बेचा जाता है, तरह तरह के इवेंट्स आयोजित करे जाते हैं। तो भाई इन टेम्परेरी कामों के लिए जो इवेंट्स आयोजित करे गए हैं टेम्परेरी, इन कामों के लिए हो सकता है आपने कोई छोटी सी एसोसिएशन बनाई हो। ये काम ऑब्वियसली बात है एक बंदा तो कर नहीं सकता, तो आपने कमिटी बनाई, कमिटी, वो एक टेम्परेरी कमिटी बनाई जिसका गठन सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि दुर्गा पूजा आयोजित करी जा सके या दशहरा आयोजित करा जा सके। बस जैसे ही दुर्गा पूजा खत्म होगी, जैसे ही दशहरा खत्म होगा, जितने भी पैसे इकट्ठे हुए वो सब इकट्ठे करके जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये निकल जाएंगी, रफू चक्कर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इनको बनाया ही बहुत टेम्परेरी फेज के लिए गया है। तो भाई हमारे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में क्या पूरे के पूरे वर्ल्ड में, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां गोइंग कंसर्न का अजम्पशन जो हम अकाउंटिंग में लगाते हैं वो नहीं होता। वो टेम्परेरी फेज के लिए आते हैं और टेम्परेरी फेज के आने के बाद वो अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं और चलते बनते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए ये जो 7 दिन है, सिर्फ ये शिप 7 दिन के लिए इंडिया में खड़ी थी, सिर्फ ये जो गठन हुआ 10 दिन के लिए हुआ था। ये जो मेट्रो के लोग आए इंडिया में वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए, 6 महीने के लिए आए थे। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में क्या ये वाजिब है कि ऐसे लोग जिनका पहले से पता है कि ये छोटे समय के लिए आएंगे, उनके लिए हम इंतजार करें? किस चीज का इंतजार? अरे भाई टैक्स देने का इंतजार। हम तो इंतजार करेंगे 31 मार्च 2020 तक, क्योंकि टैक्स जो दिया जाता है ना वो दिया जाता है असेसमेंट ईयर में। तो बताना ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? ये फाइनेंशियल ईयर है 2019-20। इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा इस वाले फाइनेंशियल ईयर का? सर इसका असेसमेंट ईयर है 2020-21। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा इंतजार। मैं किस दिन का इंतजार करूंगा? मैं हूं इनकम टैक्स ऑफिसर, मैं किस दिन का इंतजार करूंगा? मैं इंतजार करूंगा 1 अप्रैल 2020 का। अरे 1 अप्रैल 2020 को आने दो, बहुत अच्छा पैसा कमाया है दशहरा दुर्गा पूजा वालों ने इंडिया से, बहुत अच्छा पैसा कमाया है इस शिप ने इंडिया से, बहुत अच्छा कमाया है पैसा। ये मेट्रो जापानीज जो मेट्रो के लोग हैं जो इंडिया में आए थे, बहुत बढ़िया पैसा कमाया है, कमा के चले गए। लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंतजार करूंगा किस दिन का? 1 अप्रैल 2020 का इंतजार करूंगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका टैक्स जो कंप्यूट होता है और उसकी जो इनकम कंप्यूट होती है वो होती है अगले साल। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस दौरान, जिस दौरान शिप इंडिया में है, कुछ नहीं बोल सकता शिप को। मैं वेट करूंगा 1 अप्रैल 2020 का। अब 1 अप्रैल 2020 जैसे ही आया वैसे ही मैंने क्या किया? मैंने ना शिप के ओनर को कॉल किया यूएस में। मैंने शिप के ओनर से पूछा, डियर मिस्टर फर्नांडिस, योर शिप वॉज इन इंडिया and it did business of so much crore in India for a period from 1st May 2019 to 7th May 2019. Dear Mr. Fernandez, please give us tax on this amount. Mr. Fernandez को पता लग गया और इनकम टैक्स अथॉरिटी का फोन है इंडिया से। उन्हें क्या कहा? हेलो हेलो हेलो, नेटवर्क इज वीक, हेलो वॉइस इज नॉट क्लियर, हेलो। उन्हें फोन रख दिया। अब बड़े कायदे की बात है भाई, इनकम टैक्स अथॉरिटीज डू नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन टू गो टू यूएस to catch hold of the taxes which are due to be paid by Mr. Fernandez of US. क्यों? क्योंकि इंडिया के पास, इंडिया में रहकर, इंडिया के ज्यूरिसडिक्शन में रहकर टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी है। एक्स्ट्रा ज्यूरिसडिक्शन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास। तो अगर कोई बंदा इंडिया में पैसे कमाए 6 महीने के लिए, फिर वो अपना बैग बस्ता बांध रहा हो, अपना पूरा घर संगवा रहा हो, कहां? परमानेंटली सिंगापुर शिफ्ट होने के लिए, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज इन इंडिया विल लूज इट्स राइट टू टैक्स दैट पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि वो चला जाएगा एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में, टेरिटरी चेंज कर देगा। जैसे टेरिटरी चेंज होगी वैसे दिक्कत आएगी उस बंदे से टैक्स कलेक्ट करने में। जैसे आज हमें दिक्कत आ रही है विजय माल्या को वापस पकड़ने में, जैसे आज हमें दिक्कत आ रही है नीरव मोदी को वापस पकड़ने में, ऐसे ही टैक्स अथॉरिटीज को भी दिक्कत आएगी इन लोगों को पकड़ने में और इनसे टैक्स रिकवर करने में। तो भलाई इसी चीज में है कि ऐसे केसेस, कुछ ऐसे केसेस जहां आपको पता है कि जो टैक्स पेयर है
वो भाग रहा है, कल्टी हो रहा है, हमेशा हमेशा के लिए कल्टी हो रहा है, या टेम्पररी फेस के लिए आया था इंडिया में, जा रहा है और चला जाएगा, तो फिर टैक्स रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। जहां आपको यह बात पता है वहां पर यू डू नॉट हैव टू वेट टिल द असेसमेंट ईयर। तो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर यह बोला गया है कि भाई आप लोग अगर ये वाले सिचुएशंस हैं, तो ऐसे कुछ सिचुएशंस हैं 5-6 जिनको एन्यूमरेट किया गया है और बोला गया है अगर ये वाले सिचुएशंस फुलफिल हो जाते हैं तो सुनो इनकम टैक्स अथॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली, तुम्हारे पास सेम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबिलिटी करने का राइट है। मतलब तुम असेसमेंट उसी ईयर में कर दो जिस ईयर में इनकम अर्न हो रही है। तुम उस ईयर को खत्म होने का इंतजार भी मत करो, क्योंकि वो खत्म होने का अगर तुमने इंतजार किया, असेसी भाग जाएगा, टैक्स पेयर भाग जाएगा, कभी तुम्हारे हाथों में नहीं आएगा। इस डर से हम लोग कुछ चुनिंदा केसेस में असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट भूल जाते हैं, असेसमेंट ईयर तक नहीं पहुंचते असेस करने के लिए, हम लोग प्रीवियस ईयर में ही असेसमेंट भी कर देते हैं क्योंकि हमें अपने टैक्सेस बचाने हैं। कुछ ऐसे केसेस जहां पर हमें पता है, डर है भाई अगर ये आदमी इंडिया से बाहर चला गया तो हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो आओ देखते हैं वो कौन से सेक्शन है जहां पर हमको ये बताया जाता है कि अगर हमारा कोई रिस्क है, उस रिस्क के केस में असेसमेंट ईयर तक इंतजार मत करो भाई, प्रीवियस ईयर में ही इनकम को असेस कर दो। सो एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल दैट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैग्ड इन द assessment year. So in the following cases, income of the previous year is assessed in the same year in order to ensure smooth collection of income tax from the taxpayer who may not be traceable. ऐसा taxpayer जो future में traceable नहीं रहेगा if assessment is postponed till the commencement of the assessment year. तो following cases में भाई हम लोग assessment उसी ईयर में कर देंगे जिस ईयर में टैक्स अर्न हुआ है, जिस ईयर में इनकम अर्न हुई है। मतलब प्रीवियस ईयर में ही असेसमेंट भी कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि टैक्स पेयर ट्रेसेबल नहीं होगा अगर हमने असेसमेंट ईयर तक का इंतजार किया तो। इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिप बिजनेस सेक्शन 172। तो अगर इनकम नॉन रेजिडेंट की है जिसका शिपिंग का बिजनेस है, जो शिप बिजनेस करता है, फ्रॉम सेक्शन इन द सेक्शन 172, अगर शिपिंग का बिजनेस है तो भाई हम उसकी असेसमेंट सेम प्रीवियस ईयर में कर लेंगे। इनफैक्ट जैसे ही शिप शोर पे आती है ना, वैसे ही इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ उसका इनकम असेसमेंट कर लेती हैं, ऐसे वाले शिप का, ऐसे वाले असेसीज का जो नॉन रेजिडेंट असेसीज होते हैं। इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लिविंग इन इंडिया ईदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ऐसा बंदा जो इंडिया से छोड़ के जा रहा है, अपना सामान वामान उसने समेट लिया है, वो इंडिया से बाहर जा रहा है, परमानेंटली जा रहा है या लॉन्ग पीरियड के लिए जा रहा है, उसको भाई हम इंडिया में रहते रहते उसका असेसमेंट कर लेंगे। तो हम इंतज़ार नहीं करेंगे अगले साल तक का, हम इसी साल में उसका पूरा का पूरा पेमेंट ले लेंगे। अच्छा सुनो ज़रा, क्या तुमने कभी अपना प्लान चेंज करवाया है अपने मोबाइल फ़ोन का? हाँ सर बिल्कुल करवाया है। तो याद है जब आप मोबाइल फ़ोन का प्लान चेंज कराते हो, एक प्लान से दूसरे प्लान में जाते हो, तो जो प्रीवियस प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग जितना भी ड्यू होता है वो आपको प्लान चेंज करने से पहले ही पे करना पड़ता है। अदरवाइज आप उसकी पेमेंट करते अगले महीने। लेकिन अब वोडाफोन या आइडिया, या अब तो वोडाफोन आइडिया बन गया है खैर, लेकिन एयरटेल या जियो वो ये नहीं कहता कि अच्छा ठीक है इसका अगले महीने चेंज आप पे कर देना। वो ये कहता है कि भाई आप पहले ये जो ड्यू अमाउंट ऐसे क्लियर करो तब मैं आपका प्लान चेंज करूंगा। होता है ना, क्योंकि उन्हें भी डर है, जैसे हमने आपका प्लान चेंज किया या आपका नंबर पोर्ट कर दिया या आपका नंबर बंद करा दिया तो हम आपको कहां ढूंढते फिरेंगे आपके पुराने टेलीफोन बिल ड्यू के लिए। सो एनी पर्सन हु इज लिविंग इंडिया इधर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड, हम उसको कहते हैं भाई असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करेंगे तेरे टैक्स को असर्टेन करने के लिए, इसी ईयर में मतलब प्रीवियस ईयर में ही तू अपना टैक्स भी भर के जा जितना भी बना है। ठीक है सर। इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर कोई ऐसी बॉडी बनी है, एओपी बनी, बीओआई बनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनी, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना जो छोटे पीरियड के लिए बना है, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना है, फिर वो डाइल्यूट हो जाएगा। इस केस में भी भाई हम असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करते। इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अगर कोई ऐसा बंदा है जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला है ताकि उसका टैक्स अवॉइड हो जाए अंडर सेक्शन 175, तो भाई हम उसका भी असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करते, हम उसका असेसमेंट प्रीवियस ईयर में ही कर लेते हैं। तो भाई बड़ा ही खास ध्यान रखा जाता है उन लोगों का जो जल्दबाजी में अपनी प्रॉपर्टीज सेल कर रहे होते हैं।
प्रॉपर्टीज जल्दबाजी में अपनी जो होती हैं वो सेल करने का मतलब ही ये है कि ये वाला असेसी ज़रूर इंडिया छोड़ के जाने वाला है, या ये अपनी जहाँ पर अभी है वहाँ से छोड़ के ये कहीं और जाने वाला है। तो अगर कोई भी बंदा अपनी प्रॉपर्टीज सेल कर रहा है तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पास ऑप्शन है कि वो उसी साल में उस पर्सन के पास आएँ और उस पर्सन को बोलें कि भाई जो तुम्हारा टैक्स ड्यू बनता है ना, इन प्रॉपर्टी के सेल करने से जो पैसा आया है उससे हमें हमारा टैक्स ड्यू जो बन रहा है वो दे दो, क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, ये इंडिकेशन दे रहा है तुम कहीं जा रहे हो। और अगर ऐसा इंडिकेशन इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को मिल रहा है तो वो चाहेंगी कि वो अपना टैक्स एडवांस में ले लें, वो टैक्स असेसमेंट ईयर तक वेट ना करें, वो आज के आज अपना पूरा का पूरा टैक्स ले लें। क्योंकि भाई अगर उसने प्रॉपर्टी बेच दी और बेचने के बाद जो पैसा आया वो उसने पूरा का पूरा खा लिया मतलब कंज्यूम कर लिया, खर्च कर दिया, तो कल को इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कुछ भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं अपना टैक्स को पे करने के लिए। उस बंदे के पास कुछ बचेगा ही नहीं, इवन अगर वो इंडिया में है तो भी उसके पास कुछ नहीं बचेगा। सो 175 सेक्शन कहता है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई बंदा जो अपनी प्रॉपर्टीज करंट फाइनेंशियल ईयर में खूब सारी बेच रहा है, ज़रूर कोई गलत मंशा है उसके दिमाग में, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पास राइट है कि भाई वो उस वाले बंदे को बोल सकते हैं कि तुम अपने टैक्सेस अभी पे करो, हम तुम्हें असेसमेंट ईयर का इंतजार करने की परमिशन नहीं दे रहे। भाई बचाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट को, बचाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है कि टैक्सेस सब लोग अपने कायदे से दें, टैक्सेस सब लोग अपने ड्यू तरीके से दें। बिल्कुल सर। देन इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, इन केस द असेसिंग ऑफिसर हैज डिस्क्रिशनरी पावर, दैट इज ही मे असेस द इनकम इन सेम प्रीवियस ईयर और मे वेट टिल द असेसमेंट ईयर। तो भाई किसी का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, मतलब किसी ने अपना बिजनेस बेच दिया, किसी ने अपना बिजनेस खत्म कर दिया ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। ऐसी सिचुएशन में असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो उसी ईयर में मालिकों के पास आ जाए और बोल दे लाओ भाई लाओ टैक्स दे दो, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, अगर किसी ने अपना बिजनेस बेचा है, अगर किसी ने अपनी रोजी रोटी बेची है, तो इट इज़ मोर लाइकली दैट वो अपनी सिटी चेंज कर ले, स्टेट चेंज कर ले या कंट्री भी चेंज कर ले। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ है, मतलब एक बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस खत्म कर दिया है, उस सिचुएशन में भाई ऑप्शन दिया गया है असेसिंग ऑफिसर को, अगर उससे कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है तो वो करंट ईयर में ही टैक्स की डिमांड कर सकता है, असेसमेंट ईयर तक वेट ना करे चलेगा। लेकिन हाँ, अगर उससे लगे कि नहीं जेन्युइन केस है, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है, तो वो कंटिन्यू रख सकता है। सो द असेसिंग ऑफिसर हैज़ द डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का क्या मतलब होता है भाई? डिस्क्रिप्शन का मतलब है चॉइस। असेसिंग ऑफिसर के पास चॉइस है, किस चीज़ की चॉइस है? दैट इज ही में असेस द इनकम इन द सेम प्रीवियस ईयर और वेट टिल द असेसमेंट ईयर। सो असेसिंग ऑफिसर के पास भाई चॉइस है कि वो चाहे तो सेम असेसमेंट ईयर में इनकम को असेस कर सकता है, चाहे तो सब्सिक्वेंट ईयर में इनकम को असेस कर सकता है।